आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 12 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, और इस टॉपिक का नाम है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। वैसे अगर बात करें तो इंटरफेरेंस व्यतिकरण वाले चैप्टर पर हम चैप्टर को समझाने के लिए वीडियो तो एक पहले ही बना चुके हैं। चैप्टर का एक अलग वीडियो बना हुआ है सेपरेट, आपको लिंक अभी आई बटन के पास मिल जाएगा। और एक और वीडियो बनाया था जिसमें हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी डेरिवेशंस थे उनको समझाया था। तो अगर आपको चैप्टर अभी तक नहीं आपने पढ़ा है तो एक बार आप लिंक पर जाकर वहाँ से चैप्टर को और उन डेरिवेशंस को पढ़ सकते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फार्मूलाज एंड न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द इंटरफेरेंस चैप्टर। मतलब इंटरफेरेंस वाले चैप्टर से जितने भी फार्मूलाज हैं और न्यूमेरिकल्स हैं, आज इस वीडियो में हम उन पर बात करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स लगाने हैं तो हमको चैप्टर समझना ज़रूरी है। तो अगर आपने चैप्टर नहीं समझा है तो आई बटन वाले लिंक पर जाकर आप चैप्टर को समझ सकते हैं। और डेरिवेशंस भी देखने ज़रूरी हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स में जो फार्मूले हम अप्लाई करेंगे ये सारे फार्मूले आपको डेरिवेशन में डेराइव करके बताए गए हैं। आखिर इनका क्या महत्व है, क्या यूज है, इसमें जो अवयव हैं उनका क्या काम है। इन चीज़ों को तो हमें समझने के लिए पहले चैप्टर समझना होगा। फार्मूले तो हम अभी डिस्कस करेंगे, फार्मूलों को भी अध्ययन करेंगे, उसके बाद में हम पहुंचेंगे न्यूमेरिकल्स वाले पोर्शन पे। तो शुरुआत करते हैं पहले फार्मूलों को समझने से। तो व्यतिकरण की बात हमने की है, तो दो तरंगों के अध्यारोपण के पश्चात जब किन्हीं बिंदुओं पर तरंगों की तीव्रता अधिकतम या न्यूनतम होती है तो इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। जब दो तरंगें अध्यारोपित होंगी तो उनके अध्यारोपण से एक नई तरंग उत्पन्न हो जाती है, और जो नई तरंग उत्पन्न होती है उसमें परिणामी आयाम नई तरंग का कितना होगा और नई तरंग की परिणामी तीव्रता कितनी होगी, इसका डेरिवेशन किया था। यहाँ केवल डेरिवेशन नहीं, यहाँ हम फार्मूलों को समझेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल लगाने में ये फार्मूले हमको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो परिणामी आयाम, मान लिया दो तरंगे हैं, तरंग की जो समीकरण होती y बराबर a sin ओमेगा टी प्लस फाई। फाई क्या होता है? तरंग का कालांतर होता है। ओमेगा क्या है? ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई n, कोणीय वेग है, और ये 2 पाई n के बराबर होता है। t क्या है? समय है। साइन फंक्शन है, और a क्या है? उस तरंग का आयाम, और y क्या है? तरंग का विस्थापन। ये प्रगामी तरंग का समीकरण होता है। अब ऐसी ही दो तरंगें, एक का आयाम a1 था और दूसरे का आयाम a2 था, और इनके बीच कलांतर कितना था? फाई। दो तरंगे हमने प्रयोग की, एक का आयाम a1 था, दूसरे का आयाम a2 था, और इनका कलांतर कितना था? फाई था। और इन तरंगों ने अध्यारोपण किया, और अध्यारोपण के बाद जो हमें परिणामी आयाम प्राप्त हुआ उसका फार्मूला क्या है? a = √a1² + a2² प्लस 2a1 a2 cos फाई। तो यहाँ सारी चीज़ें पता हैं। a1 क्या है? हमारी पहली तरंग का आयाम है, a2 दूसरी तरंग का आयाम है, जबकि फाई क्या है? दोनों तरंगों के बीच का कलांतर। अगर इसी को हम तीव्रता के पदों में कहें, तरंग की तीव्रता, तो तरंग की तीव्रता जो आई होती है प्रोपोर्शनल टू a²। आई तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर अगर a1² की जगह हम लोग क्या डाल दें? I/K = a², नियतांक है ये। तो a² की जगह पर हम अगर I यूज़ करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? I, और यहाँ a1² की जगह क्या आ जाएगा? I1, a2² की जगह I2, और a1 a2 की जगह √I1 I2 और cos फाई। ये तरंग की तीव्रता के पदों में है। अगर इसको विस्तृत समझना है तो आप डेरिवेशन वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें आप इसको विस्तृत रूप से अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम केवल फार्मूलों को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप डिस्कस नहीं करेंगे। दो तरंगे हैं, तरंग है, तरंग के कलांतर और तरंग के पथांतर के बीच में संबंध क्या होता है? यह क्वेश्चन 1 नंबर में बहुत बार पूछा जाता है, और इस पर न्यूमेरिकल भी दिए जाते हैं। तो कलांतर बराबर 2 पाई/λ इंटू पथांतर। कलांतर को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि पथांतर को Δx से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 पाई/λ ये क्या? कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है, जहाँ लैम्डा क्या होती है? तरंग दैर्ध्य, तरंग। क्लियर है? तो कलांतर और पथांतर के बीच संबंध क्या हो जाएगा? कलांतर बराबर 2 पाई/λ इंटू पथांतर। कलांतर मतलब फेज डिफरेंस और पथांतर मतलब पाथ डिफरेंस, और लैम्डा क्या होती है? तरंग दैर्ध्य होती है, वेवलेंथ।
अब क्या होता है, जब दो तरंगें व्यतिकरण करती हैं तो किन्हीं स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम, किन्हीं स्थानों पर तीव्रता अधिकतम होती है। तो ऐसी स्थिति में जिन स्थानों पर तीव्रता अधिकतम होगी वहाँ क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण। जहाँ पर तीव्रता न्यूनतम होती है वहाँ क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण। तो संपोषी व्यतिकरण जब होगा तो कलांतर का जो फार्मूला आएगा 2m पाई, m क्या है, क्रम है, व्यतिकरण का क्रम संख्या, पहला क्रम है, दूसरा क्रम है, तीसरा क्रम है, तीसरे नंबर का है, चौथे नंबर का है। तो m यहाँ क्या रिप्रेजेंट करेगा, व्यतिकरण में फ्रिंजों के क्रम को। फिर से कह रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा है तो चैप्टर पढ़ेंगे तभी ये चीज़ समझ में आएगी, वरना फिर आपको बोरिंग लगने लगेगी। तो अगर नहीं पढ़ा है तो चैप्टर और डेरिवेशन एक बार जरूर देख लीजिए। यहाँ पर पथांतर अगर संपोषी व्यतिकरण के लिए लेंगे तो क्या आएगा, m लैम्डा। संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता अधिकतम होती है तो I मैक्सिमम का फार्मूला क्या हो जाएगा, K कांस्टेंट है, A1 + A2 का होल स्क्वायर, अधिकतम तीव्रता। विनाशी व्यतिकरण होगा तो कलांतर क्या हो जाएगा, फाई = 2m-1, m पता है, बताया था आपको, क्रम है, 2m-1 × पाई, पाई क्या होता है, तो पाई एक कांस्टेंट है। डेल्टा x पथांतर, विनाशी व्यतिकरण में पथांतर कितना होगा, 2m-1 λ/2। विनाशी व्यतिकरण हो रहा है तो मतलब तीव्रता उस स्थान पर क्या होगी, न्यूनतम। न्यूनतम तीव्रता का फार्मूला क्या आ जाएगा, I मिनिमम = K A1 डिफरेंस A2 का होल स्क्वायर। इन दो फार्मूलों को अगर हम एक में मिला लें, I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, तो फार्मूला क्या आ जाएगा, अगर इनको डिवाइड कर देंगे तो K और K कैंसिल हो जाएगा, तो इसका फार्मूला क्या आ जाएगा, A1 + A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 डिफरेंस A2 का होल स्क्वायर। डिफरेंस का साइन का मतलब ये होता है कि बड़े से छोटा घटाना है, ठीक है। तो अगर इसको हम एक साथ लिख लें तो I मैक्सिमम बटे I मिनिमम का फार्मूला क्या आ जाएगा, A1 + A2 अपॉन A1 - A2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1 से 2 नंबर में इस फार्मूले पर भी न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे और अभी हम इसके चैप्टर से न्यूमेरिकल लगवाएंगे भी। तो फार्मूले आपको अपने साथ देखते रहने हैं, ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप इन फार्मूलों को नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें जो बनती हैं। व्यतिकरण में बताया था आपको कि दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनती हैं। अगर दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बन रही हैं तो उनकी स्थिति क्या होगी, तो दीप्त फ्रिंज की स्थिति क्या होगी, xm = md λ/d। और अदीप्त फ्रिंज की स्थिति किससे दिखाएंगे, xm = 2m-1 d λ/2d। ये दीप्त फ्रिंज के लिए है। दीप्त मतलब जहाँ प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा हो, मतलब संपोषी व्यतिकरण के कारण। और जहाँ पर प्रकाश की तीव्रता कम हो अर्थात विनाशी व्यतिकरण में, वहाँ फ्रिंज बनेगी तो कैसी होगी, अदीप्त, क्योंकि तीव्रता कम होगी, डार्क कलर की फ्रिंज बनेगी। तो इसके लिए फार्मूला xm मतलब फ्रिंज की केंद्रीय बिंदु से दूरी। जब फ्रिंज बनती थी, दो तरंगे यहाँ जाकर एक पर्दे से निकलकर व्यतिकरण करती थी और व्यतिकरण करने में ये केंद्रीय बिंदु होता था O। यहाँ से जो दूरी फ्रिंज की होती थी इसको हम xm रिप्रेजेंट करते हैं। वो xm अदीप्त की भी हो सकती है और दीप्त की भी हो सकती है। तो यहाँ दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय बिंदु से दूरी xm बराबर क्या होगी, m अभी बता चुके आपको क्या है, क्रम। कैपिटल D क्या है, स्लिट से पर्दे की दूरी। कैपिटल D क्या है, स्लिट से पर्दे की दूरी। लैम्डा तरंग की तरंग दैर्ध्य। और स्मॉल d क्या है, स्मॉल d बताया था आपको, छिद्रों के बीच की दूरी को स्मॉल d कहते हैं। तो स्मॉल d क्या है, तरंगों वाले छिद्रों के बीच की दूरी। कैपिटल D क्या है, पर्दे के बीच की दूरी। xm क्या है, केंद्रीय बिंदु से फ्रिंज की दूरी, जहां m क्या है, फ्रिंज का क्रम है। पहले क्रम की फ्रिंज है, दूसरे क्रम की फ्रिंज है, तीसरे क्रम की फ्रिंज है, कैसी है, तो वो क्रम है यहाँ पर। ऐसे ही अगर हम अदीप्त फ्रिंजों की बात करेंगे तब xm का फार्मूला क्या आ जाएगा, 2m-1 d λ/2d। यहाँ सारे तथ्य पता है हमको, m क्या होता है पता है, d क्या होता है पता है, अभी बताया था, केवल फार्मूला चेंज है। तो ये आपको अपने पास नोट कर लेना है कहीं, अभी जब न्यूमेरिकल लगाएंगे। अगर दीप्त की बात करेगा तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर अदीप्त फ्रिंज की बात करेगा तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। फ्रिंज जो बनती है तो फ्रिंज की कुछ चौड़ाई होती है, तो फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला दीप्त और अदीप्त के लिए एक जैसा ही होता है। तो फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला क्या होगा, W = d λ/d। तो W क्या है, विड्थ ऑफ द फ्रिंज,
फ्रिंज की चौड़ाई है, डी पता है आपको पर्दे के बीच की दूरी, लैम्डा तरंगदैर्घ्य, स्मॉल डी क्या है स्लिट के बीच की दूरी। अगर फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई पूछेगा तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, थीटा बराबर लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, लैम्डा तरंगदैर्घ्य और स्मॉल डी क्या है छिद्रों के बीच की दूरी। एक और, अगर हम व्यतिकरण जो तरंग कर रही है और इस तरंग के किसी एक तरंग के मार्ग में एक कांच की पट्टी रख दें जिसकी मोटाई स्मॉल टी हो, तो क्या होता है, फ्रिंजों की चौड़ाई पर कोई असर नहीं पड़ता है, केवल फ्रिंजें थोड़ा आगे की ओर विस्थापित हो जाती हैं। तो इसमें फ्रिंजों का विस्थापन कितना होगा, तो एक्स नॉट बराबर कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी n-1 इंटू टी। कैपिटल डी पर्दे की दूरी, स्मॉल डी छिद्रों के बीच की दूरी, एक्स नॉट क्या है फ्रिंजों में होने वाला विस्थापन। पहले पट्टी नहीं लगी थी तो फ्रिंज यहाँ पर बन रही थी, मान लिया पट्टी रख दी तो फ्रिंज अब कहाँ बनने लगी, इस दूसरी जगह पर। तो ये विस्थापन जो है इसको हम एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और एक्स नॉट का फार्मूला क्या होगा, डी अपॉन डी n-1। n क्या है, उस कांच की पट्टी का अपवर्तनांक, ध्यान रखेंगे। स्मॉल n क्या है, कांच की जो हमने पट्टी रखी है उसका अपवर्तनांक, और t क्या है, कांच की पट्टी की मोटाई, और x नॉट या x0 कभी कभी कह देते हैं। तो ये x0 या x नॉट क्या है, फ्रिंजों में होने वाला विस्थापन, मतलब फ्रिंज यहाँ बन रही थी अब कितनी आगे की ओर विस्थापित हो चुकी हैं। ये फार्मूले पूरे चैप्टर से हैं जिनको हमने यहाँ पर बताया है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये फार्मूले समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो ये आपको बिल्कुल नया लगेगा, समझ में नहीं आएगा कि हम किस विषय में बात कर रहे हैं। तो अब जब हम न्यूमेरिकल पर पहुंचने वाले हैं तो फिर से कह रहे हैं आपको, अगर अभी भी आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो एक बार प्लीज़ करके चैप्टर पढ़ लीजिए, चैप्टर और उसके डेरिवेशन दोनों चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। हमने कोशिश की है बहुत आसान शब्दों में समझाने की, फिर भी आप एक बार उस चैप्टर को पढ़ लीजिए, फिर आप इस न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को देखेंगे तो आपको इससे आसान कुछ भी नहीं लगेगा। बहुत आसान न्यूमेरिकल हैं, मगर तब जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा। तो अब हम अगले स्टेप में बात करेंगे इससे संबंधित न्यूमेरिकल की। फार्मूलों को आप अपने एक स्थान पर नोट करके रख सकते हैं, अगर आपको पहले से पता है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर हमने इस बार डिस्कस कर लिया क्योंकि चैप्टर के जब न्यूमेरिकल लगाने हो तो सबसे पहले हमको उस चैप्टर के फार्मूलों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं पहले न्यूमेरिकल की। दिया गया है A1 A2 आयाम की दो तरंगे, मतलब ये दो A1 A2 जो हैं वो दो तरंगों के अलग अलग आयाम दिए हैं। दो तरंगे परस्पर अध्यारोपित होती हैं, मतलब यहाँ सीधे अध्यारोपण वाले फार्मूले हमको प्रयोग करने हैं। परिणामी आयाम ज्ञात करें, मतलब हमें करना क्या है, परिणामी आयाम ज्ञात करना है। यदि कलांतर, पहले क्वेश्चन में कह रहा है π/2 कलांतर हो और दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कलांतर कितना हो, पाई हो। तो अगर हम इस न्यूमेरिकल के पैटर्न पर पहले बात कर लें, अगर इस प्रकार का आपको न्यूमेरिकल दिया होता है तो क्या कहेगा, दो तरंगे हैं, उन तरंगों के आयाम दिए रहेंगे। यहाँ पर आयाम संख्या में ना देकर A1 A2 कह दिए हैं। हो सकता है ये न्यूमेरिकल अगर टर्न करके पूछे तो क्या हो सकता है, यहाँ पर उनकी संख्या भी दे देगा। हम आपको वीडियो में जो न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, हमारा न्यूमेरिकल लगाने का उद्देश्य केवल आपको न्यूमेरिकल लगा के कॉपी भरवाना नहीं है। न्यूमेरिकल किस पैटर्न से पूछा जाता है और किस मेथड से उसको हल करना है, ये हम आपको समझाना बेसिकली चाहते हैं। ज़्यादा नहीं लगाएंगे न्यूमेरिकल, मगर जो लगाएंगे वो सॉलिड लगाएंगे, उसको समझ कर लगाएंगे। अगर उस जैसा आता है तो आगे लगाने में हमको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम न्यूमेरिकल लगाने पर कम, न्यूमेरिकल के मेथड उसके बारे में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो दो आयाम दिए रखे हैं, यहाँ पर इन्होंने उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया है, A1 A2 दे दिया है। कलांतर, अभी हमने बात की थी कि जब आयाम परिणामी आयाम निकालना होता था तो उसका फार्मूला क्या था, A बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या दिया है, A1 A2 आयाम की दो तरंगे हैं, परस्पर अध्यारोपित हो रही हैं, इनका परिणामी आयाम ज्ञात करो। तो परिणामी आयाम का ही तो फार्मूला हमारे पास है, मगर क्या कह रहा है, जब इनका कलांतर π/2 हो पहली कंडीशन में, और दूसरी कंडीशन में जब इनका कलांतर पाई हो।
अगर ये न्यूमेरिकल आता है तो कभी कभी आपको A1 और A2 की जगह संख्या भी दे सकता है, तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसा देगा हम उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू फार्मूले में पुट करेंगे, मगर फार्मूला कौन सा आएगा? परिणामी आयाम का। तो परिणामी आयाम का फार्मूला ये था, हमने लिख लिया। अब पहली कंडीशन जो कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू डाल देंगे। A = अंडर रूट, हमें यहाँ पर A1 A2 दिया है तो ये डालना हमको नहीं पड़ेगा। अगर वो हमें संख्या में आयाम देता, A1 A2 की जगह कोई संख्या लिख देता, तब हम क्या करते? उनका मान रखते। अगर यहाँ पर संख्या नहीं है तो A1² ऐसे ही रख दिया, A2² को भी ऐसे ही रख दिया। 2A1 A2 जैसे थे वैसे ही रहेंगे। हमको केवल वैल्यू क्या बताया? कलांतर कहा है, तो ये जो हमको दिए गए हैं ये किसकी वैल्यू है? ये फाई की वैल्यू है। कलांतर को बता चुके हैं ना, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कलांतर दिए गए हैं। तो पहली कंडीशन में फाई की वैल्यू हमें कितनी रखनी है? π/2। बस अब इसको अगर हम हल कर लेंगे तो परिणामी आयाम मिल जाएगा। तो हल करेंगे तो क्या आएगा? A1² तो वही रहेगा, संख्या होती तो हम इसको स्क्वायर करके जोड़ने की कोशिश करते, संख्या नहीं है तो ये स्क्वायर नहीं होगा। 2A1 A2 और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पढ़ी है तो ये तो क्लियर होगा। अब ये 0 पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पूरा टर्म 0 हो गया तो बचा केवल क्या? A1² प्लस A2²। ये परिणामी आयाम बचा। संख्या होती तो संख्या के मान डालकर हम कैलकुलेशन करके आंसर निकालते हैं। संख्या नहीं थी, सैम्बल दिए हुए थे तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। क्लियर है? दूसरी कंडीशन में भी उसने कह दिया, क्या कह दिया? कि अगर फाई का मान पाई के बराबर है तो फाई का मान डालेंगे तो क्या हो जाएगा? A बराबर अंडर रूट A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2 और उसके बाद में cos पाई। cos पाई का मतलब 180 अंश, और cos 180 अंश का मान कितना होता है? -1। तो इसकी वैल्यू जब डालेंगे तो यहाँ लिख लेना, चाहे ध्यान ना रहे तो cos π/2 = 0 और यहाँ cos π = -1। तो यहाँ डाल देंगे A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2 इंटू -1। यहाँ अगले स्टेप में आएंगे तो क्या हो जाएगा? A1² प्लस A2² प्लस माइनस, इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा, 2A1 A2 रहेगा। अगर इसको देखें A² B² 2AB कैसा? माइनस का, तो एक इसका फार्मूला बन जाता है A1 - A2 का होल ऑफ स्क्वायर। यही होता है। A - B का होल स्क्वायर क्या होता है? A² प्लस B² माइनस 2AB। तो यहाँ A की जगह क्या था? A1 था और B की जगह क्या था? A2 था। अब अगर स्क्वायर है तो इसको हम फार्मूले से बाहर भी निकाल सकते हैं, तो अंडर रूट हट जाएगा, A1 - A2 आ जाएगा। तो ये परिणामी आयाम आ गया जब फाई कलांतर है और π/2 कलांतर है। इसी प्रकार से आपको एक और न्यूमेरिकल भी दे सकता है। यहाँ आयाम की बात कहकर उसने इस न्यूमेरिकल को हमको हल करने को बोला था। हो सकता है वो कह दे तीव्रता दे दे, I1 I2 के मान दे दे या I1 I2 दे दे और एंगल दे दे, तब भी हमको ऐसे ही हल करना है। केवल फार्मूला चेंज हो जाएगा, I = I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। यहाँ पर कह रहा था A1 A2 दो तरंगों के आयाम हैं, तो ऐसे कह देगा I1 I2 दो तरंगों की तीव्रताएं हैं, इनका कलांतर इतना है, तो परिणामी तीव्रता क्या होगी। तो अगर वो परिणामी तीव्रता का भी करके देता है तो बिल्कुल इसी तरीके से हमको हल कर लेना है। बेसिकली ये न्यूमेरिकल बहुत कम पूछा जाता है, मगर फिर भी हमारे माइंड में इसको हल करने का तरीका फीड होना चाहिए, ये तैयार रहना चाहिए कि हम अगर आ जाता है ये तो हम इसको कैसे हल करेंगे। चलिए दूसरे न्यूमेरिकल बात करते हैं। इसको अगर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह दें तो गलत नहीं होगा, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है छोटा सा, मगर जितना बार बदल के पूछा जाता है तो आने के चांस सबसे ज़्यादा हैं इस चैप्टर से। और ये न्यूमेरिकल 1 से 2 नंबर में आएगा और बहुत कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सा है। कह रहा है दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 25:16 है। मतलब दो तरंगे हैं, I1 एक होगी एक की तीव्रता, दूसरे की तीव्रता कितनी होगी I2, और इनका अनुपात कितना दिया है उसने
25:16। फिर से बोल रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने वेरिएंट इसके होंगे अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। 2 नंबर में 1 नंबर में अधिकतर पूछा जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का, तो इसमें फोकस करना है आपको। सवाल में ध्यान देना है, कह क्या रहा है, 2 तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 25:16 है। तरंगों की तीव्रता, तो एक की तीव्रता I1 हो गई, एक की तीव्रता I2 हो गई, और इनका अनुपात मतलब रेशियो में अगर कह दें तो 25:16 है। तो I1/I2 25/16 लिख दिया हमने। पूछ रहा है इनके आयामों का अनुपात क्या होगा। तो हम जानते हैं चूंकि I ∝ A² या I बराबर क्या होता है, KA² होता है, तो यहाँ I1 की जगह हम लोग क्या डाल देंगे, KA1² और I2 की जगह KA2² डाल देंगे, बराबर 25/16। अब यही चीज़ हमने कन्वर्ट कर ली किसके पदों में, आयाम के पदों में। ये और ये कैंसल, क्योंकि समान नियतांक थे। तो यहाँ बचेगा A1/A2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 25/16। अगर हम इसको आगे देखें, A1/A2 का मान निकालना है, आयामों का अनुपात हमको निकालना है। तो A1/A2 अगर कह देंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, सामने √ 25/16, और अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 25 का 5 बाहर आ जाएगा, 16 का 4। तो आयामों का अनुपात कितना है, A1/A2 बराबर 5/4। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A1:A2 = 5:4। तो इतना पोर्शन हमारा ये सॉल्व कर दिया हमने। मगर इसके आगे कुछ और रिक्वायरमेंट है इस न्यूमेरिकल की। क्या है, यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करें तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो बताया था, अभी हमने फार्मूला लिखा था यहाँ पर इस साइड में, महत्तम I मैक्सिमम/I मिनिमम वाला फार्मूला, उसी को ये पूछ रहा है, निकाल कर दिखाइए। तो हमने बताया था इसका सेकेंड पार्ट क्या है, I मैक्सिमम/I मिनिमम हमको निकालना है। तो पहले यहाँ से मान ले, माना A1 बराबर, A1 का अनुपात कितना था 5, तो A1 को हम लोग 5x मान लें, और A2 का अनुपात कितना था 4, तो हमने A2 को मान लिया 4x। अगर आयामों का अनुपात दिया हो और महत्तम न्यूनतम तीव्रता का अनुपात पूछे तो हम लोग A1 को अनुपात के हिसाब से गुणांक लेकर कुछ मान लेंगे। जैसे हमने A1 को 5x, A1 का मान क्या था 5 था, तो इसको हमने 5x कर दिया, A2 को मान को 4x कर दिया। अब क्या करेगा, I मैक्सिमम/I मिनिमम का फार्मूला क्या था, A1 + A2/A1 डिफरेंस A2 का होल स्क्वायर। क्या यहाँ मान डाल सकते हैं हम A1 A2 के जो निकाले हैं, डालिए 5x + 4x/5x - 4x का होल ऑफ स्क्वायर। तो 5 4 9x/5 में से 4 गया, ओनली x का होल ऑफ स्क्वायर। x से x कैंसिल हो गया, स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। तो कह सकते हैं I मैक्सिमम और I मिनिमम, इनका अनुपात कितना आया 81:1। क्लियर हो गया। कभी कभी हो सकता है A1 और A2 की वैल्यू भी डायरेक्ट दे रहा है और हमसे I मैक्सिमम और I मिनिमम पूछ रहा है, तब भी यही मेथड, फार्मूले को कैसे यूज़ करना है, यूटिलाइज़ कैसे करना है, ये हमको न्यूमेरिकल के आधार पर देखना होगा। न्यूमेरिकल जितनी बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे आप, उतनी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा हमको कौन सा फार्मूला लगाना है या किस तरीके का फार्मूला लगाना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसके 1-2 वेरिएंट अभी हम और देखेंगे। ऐसा ही एक अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। यदि व्यतिकरण करने वाली 2 तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 16:9 है, I1/I2 कितना दिया है 16:9, तो इनकी महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। अभी इसी तरीके का पहले था, ठीक है। क्या कहा था, तीव्रताओं का अनुपात दिया था, आयाम के अनुपात निकालने को बोले थे, और मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रताओं के अनुपात भी निकालने को बोले थे। वहाँ 2 स्टेप में करके दिया था, 2 आंसर आपको निकालने थे। यहाँ उस बीच वाले स्टेप को गायब कर दिया है। ये नहीं कहा है आयामों के अनुपात बताओ, सीधे तीव्रता के अनुपात दिए हैं, महत्तम और न्यूनतम तीव्रता के अनुपात पूछे हैं।
तो यहाँ पर स्टेप वही फॉलो करना है, क्योंकि इसको वहाँ तक पहुँचने का प्रोसेस क्या होगा, तो वही चीज़ होगी। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, KA1 स्क्वायर बटे KA2 स्क्वायर, वही स्टेप फॉलो करना है, क्योंकि हमको जो दिया है और जो प्राप्त करना है वो दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम हैं, तो स्टेप भी तो वही चलेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 16/9, K से K कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, A1/A2 इक्वल्स टू √16/9 4/3। ये तो पहले की तरह हमने थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, इस चीज़ को अगर समझें, A1/A2 का होल स्क्वायर बनेगा, होल स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग गया, अंडर रूट की वैल्यू निकालेंगे तो A1 मानेंगे, माना A1 का मान क्या था, 4 था, रेशियो में है तो इसको 4x मान लेंगे, और A2 को क्या मान लेंगे, 3x मान लेंगे। अब पूछ रहा है I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, महत्तम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात, तो क्या लिख देंगे, A1 प्लस A2/A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो A1 A2 की वैल्यू 4x प्लस 3x अपॉन 4x माइनस 3x का होल स्क्वायर। 4 3 7 7 जा 49x स्क्वायर, और यहाँ x बचेगा, केवल x स्क्वायर बचेगा तो कैंसिल हो जाएगा, 49:1। महत्तम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात क्या हो जाएगा, 49:1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I मैक्सिमम रेशियो I मिनिमम इज इक्वल्स टू 49:1। ये हमारी महत्तम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात यहाँ पर आ चुका है। ऐसे ही हो सकता है आयाम दे दे और तीव्रताओं का अनुपात पूछे, कभी कभी मान लिया कह दे A1/A2 का मान 2/3 है, तो पूछे I1/I2 कितना होगा, तो I1/I2 किसके बराबर होता है, A1/A2 के होल स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/3 का होल स्क्वायर, 4:9। आयाम का अनुपात देकर तीव्रता पूछ सकता है, तीव्रता देकर आयाम पूछ सकता है, या तीव्रता देकर महत्तम और न्यूनतम पूछ सकता है। आयाम दे देगा तब भी महत्तम न्यूनतम पूछ सकता है, किसी भी तरीके से दे। अगर हमने ये दो न्यूमेरिकल अच्छे से समझे हैं तो हम हर तरीके से उस आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। एक और जो न्यूमेरिकल पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में, समान आवृत्ति की दो तरंगें हैं जिनकी तीव्रताएं दी हैं, तो ये वाली पहली तीव्रता है तो इसको हम लोग I1 कह सकते हैं, और दूसरी तीव्रता है दूसरे इसको I2। तो ये हमारे I1 I2 हैं, I1 का मान I0 है और I2 का मान 9I0 है, अध्यारोपित करी जा रही हैं। यदि किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता को कैपिटल I से डिनोट करते थे, जो दो अलग अलग तरंगे हैं उनको I1 I2 से डिनोट कर दिया, परिणामी वाले को I से डिनोट कर दिया हो, तो उस बिंदु पर तरंगों के बीच कालांतर क्या होगा। अर्थात कह रहा है दो तरंगे हैं, दो तरंगों की तीव्रताएं दी हैं, और उन तरंगों के अध्यारोपण से जो परिणामी तरंग बन रही है उसकी भी तीव्रता दी है, मगर पूछ रहा है कालांतर क्या होगा। तो हमारा फार्मूला क्या होता है परिणामी तीव्रता का, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2I1 इंटू I2, और इसके ऊपर क्या होता है अंडर रूट और cos फाई। हमें यहाँ से फाई की वैल्यू निकालनी है, बाकी सारी चीज़ें दी हैं। तो 7I0 वैल्यू पुट करते चलेंगे, I की वैल्यू यही तो दी थी, I1 की वैल्यू कितनी है I0, I2 की वैल्यू 9I0 प्लस 2 अंडर रूट I0 इंटू 9I0 cos फाई, इसी के साथ में है 7I0 इक्वल्स टू 9 1 10I0, I0 अंडर रूट के बाद अंदर दो बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, 2 इंटू I0 इंटू 9 का बाहर आएगा 3 इंटू कॉस फाई। I0 पूरे में कॉमन है, ले सकते हैं 7I0 इक्वल्स टू I0 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 10 प्लस 2 3 6 कॉस फाई। I0 से I0 कैंसिल हो गया। अब हमने क्या किया, इस 10 को इधर ले आए, 7 माइनस 10 इक्वल्स टू 6 कॉस फाई। तो यहाँ से कॉस फाई की अगर वैल्यू निकालेंगे, 7 में से 10 गया तो कितना बचा माइनस का 3 अपॉन में 6 इक्वल्स टू कॉस फाई। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
तो यहाँ से cos फाई की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, -1/2, और ये वैल्यू कहाँ पर होती है, cos 2π/3 पर। -1/2 जो होता है cos 2π/3 पर होता है। तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे इसको और इसको तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2π/3। ये इन किरणों के बीच का कालांतर था। तो ये पहला सवाल लगाया था उसी टाइप का है, तीव्रताएं दे दी, परिणामी तीव्रता दे दी, कालांतर पूछ लिया, तीव्रताएं दी, कालांतर दिया, परिणामी तीव्रता पूछ ली। इनको घुमा फिरा कर पूछ सकते हैं, मगर अगर आप फार्मूले को अप्लाई करना जानते हैं, यूटिलाइज करना जानते हैं, तो आप इस न्यूमेरिकल को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अभी कुछ और न्यूमेरिकल्स को देखेंगे जो व्यतिकरण से संबंधित हैं, और ये भी जो न्यूमेरिकल हैं ये बड़े पोर्शन में आते हैं, इंपॉर्टेंट तो हैं ही, मगर ये न्यूमेरिकल 3 से 5 नंबर के आसपास में लॉन्ग क्वेश्चन तक में पूछे जा सकते हैं। इस न्यूमेरिकल के केवल एक पैटर्न को लेकर अभी हम बात करेंगे और इसको डीपली स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि एक न्यूमेरिकल जो हम यहाँ लगाएं उसके आधार पर आप स्वयं में ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के न्यूमेरिकल लगाने का प्रयास कर सके या लगा सकें। कैलकुलेशन की जो कैपेबिलिटी है वो हो सकता है अलग अलग हो, तो थोड़ा समय आपको ज़्यादा लग सकता है या आपको कम समय लग सकता है, ये तो डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिएगा। कैलकुलेशन के लिए स्पेशली एक हम वीडियो अलग से बताएंगे कि आखिर न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन ईजिली कैसे करें। यहाँ पर हम केवल एक न्यूमेरिकल को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हमने सारे वेरिएंट इसके जो हैं वो इंक्लूड कर लिए हैं। बात करते हैं न्यूमेरिकल की, तो है यंग के प्रयोग में स्लिटों के बीच अंतराल, मतलब जो छिद्र होते हैं उनको स्लिट बोलते थे ना, और स्लिटों के बीच की दूरी को हम लोग क्या नाम दिया था, किससे रिप्रेजेंट करते थे, स्मॉल डी से। कितना अंतराल है, 0.4 मिलीमीटर, 0.4 मिलीमीटर ये अंतराल है उन स्लिटों के बीच का। ध्यान रखेंगे जब हम न्यूमेरिकल लगा रहे हों तो जो भी यूनिट है वो सारी एक जैसी हो, या तो सारी चीज़ें मीटर में हो या सारी चीज़ें सेंटीमीटर में हो। तो हम जो हमारा अपना मानक है मान के चलते हैं, जब आप न्यूमेरिकल लगाएं तो सारी वैल्यूज़ को MKS पद्धति में रखें, मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली है, इसको हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं SI यूनिट में। तो हम यहाँ पर मिलीमीटर दिया था, इसको इंटू 10⁻³ तो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻³ मीटर। कन्वर्ट करते चल रहे हैं पहले से, ये आपका अपना स्टैंडर्ड होना चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं। जितनी भी वैल्यू दी हैं हम उसको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तभी न्यूमेरिकल लगाएंगे, कभी भी ये शॉर्ट मिस्टेक नहीं होगी। होता क्या है, न्यूमेरिकल तो हमने सही लगाया मगर इनकी यूनिट चेंज करना भूल गए और आंसर सही नहीं आ रहा है। तो पहला क्या कह रहा था कि स्लिटों के बीच का अंतराल 0.4 मिलीमीटर है, 800 मिली माइक्रोन तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को बताया था लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा कितना है 800 मिली है तो उसको 10⁻³ से गुणा कर देते हैं, और माइक्रोन भी है तो 10⁻6 से गुणा कर दिया, तो ये बन गया 800 गुणे 10⁻⁹। 10⁻6 और -3 सेम साइन की हैं और ऐड हो जाएंगी तो 10⁻⁹ हो जाएगा, और किस में आएगा, मीटर में। तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए व्यतिकरण फ्रिंजें 80 सेंटीमीटर दूर स्थित पर्दे पर बनती हैं। तो ये पर्दे की दूरी दी है कैपिटल D, वो कितनी दी है 80 सेंटीमीटर। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 80 इंटू 10⁻⁻² मीटर कन्वर्ट हो गया। इनका कन्वर्जन आपको आना चाहिए। मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10⁻³ से गुणा। सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो 10⁻² से गुणा कर देते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमको अपने माइंड में ध्यान रखनी है, कैसे कन्वर्जन करना है। इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर रखेंगे, बहुत आराम से करेंगे, बहुत जल्दबाजी नहीं है। जितनी आराम से करोगे उतनी जल्दी न्यूमेरिकल आपका लग जाएगा। अब हमें क्या चीज़ें दी हैं, स्लिटों के बीच की दूरी दी है, तरंग दैर्ध्य दी है और पर्दे की दूरी दी है। अब पूछ क्या क्या रहा है पहले हम ये देखेंगे कि तो हमें निकालना क्या है। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन, केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, जितनी चीज़ें दी हैं वो हमने सारी चेंज कर ली हैं, अब हम उस पर फोकस करेंगे जो हमको निकालना है। तो अदीप्त फ्रिंज की दूरी XM निकालनी है केंद्रीय फ्रिंज से। तो इसका फार्मूला क्या होता था,
2m-1 डी लैम्डा अपॉन 2d, यही तो फार्मूला होता था। न्यूमेरिकल हम बता रहे हैं, कैलकुलेशन आप स्वयं करेंगे। इसका आंसर हम लिख देंगे कितना आना है। तो m की वैल्यू हमारी द्वितीय फ्रिंज कह रहा है, तो m बराबर कितना होगा 2, बताया था कौन सा क्रम है उसका मान होता है m। तो यहाँ अगर वैल्यू पुट करें, बाकी सारी d पता है, लैम्डा पता है, स्मॉल d पता है, m की वैल्यू न्यूमेरिकल ने खुद कह दी। द्वितीय फ्रिंज है, अदीप्त है तो अदीप्त का फार्मूला डालेंगे, अगले में दीप्त पूछ रहा है तो दीप्त का फार्मूला डालेंगे। ये चीज़ हम अपने आप ध्यान देंगे कि कौन सा फार्मूला कहाँ पर अप्लाई करना है, उसके अकॉर्डिंग जैसा न्यूमेरिकल कह रहा है। तो 2m-1 डी लैम्डा अपॉन 2d मान डालते हैं। 2 इंटू एम की वैल्यू भी 2 है, -1 डी की वैल्यू, कैपिटल डी की वैल्यू कितनी निकाली थी हम लोगों ने 80 इंटू 10⁻⁻2, और लैम्डा की वैल्यू कितनी निकाली थी 800 इंटू 10⁻⁹ अपॉन में 2 स्मॉल डी की वैल्यू कितनी थी 0.4 इंटू 10⁻⁻3। अब थोड़ा सा हल कर दें इसको हम, तो 2 दूनी 4, 4 से 1 गया, कितना बचा 3। अब संख्या एक पास लिख लें, ये 80 था और ये 800 था, तो 3 गुणे 80 गुणे 800, और यहाँ नीचे की संख्या 2 चक्कू 8, 0.8 ये बचा। यहाँ से पॉइंट हटा दिया, संख्या के आगे हमने एक 0 बढ़ा लिया। एनी प्रॉब्लम? शायद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमारी पावर बचती हैं, तो ये ऊपर है 10⁻⁻2, 10⁻⁻9, ये कितनी हो गई, जुड़ गई 10⁻11, क्योंकि सेम साइन की तो जुड़ती, अगर अपोजिट साइन की होती तो घट जाती। नीचे क्या है, अकेले 10 की पावर क्या है -3 है। अगर इस 10⁻³ को नीचे ना रखें, हम ऊपर ले जाएं, तो माइनस की जगह वो क्या हो जाएगी +3 हो जाएगी। होगा क्या, यहाँ से 8 से काट सकते हैं, 8 दहाम 80, तो 3 गुणे, अब 10 की गुणा इससे कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 40 इंटू, ये प्लस की है और ये माइनस की है, तो 10⁻⁻11 से 10⁻⁻3 घट जाएगी, तो कितना बचेगा, तो -8 बचेगा। अब 8 से 3 की गुणा हो जाएगी, तो ये 8 तियाँ 24, आगे कितने 0 हैं 1 2 3 4 इंटू 10⁻⁻8। पॉइंट जो होता है, जब संख्या में पॉइंट नहीं है तो उसको बिल्कुल आखिरी में मानते हैं, और इस पॉइंट को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 2 और 4 के बीच में लाएंगे। तो क्या हुआ 2.4, कितने आगे पॉइंट हम लाए हैं 1 2 3 4 5, 5 अंकों के लिए पीछे लाए हैं, और जब आगे से पीछे लाएंगे तो 10 की पावर उतनी ही प्लस की बढ़ जाएगी, कितना हमने पीछे की तरफ ड्रॉप किया है या पीछे की तरफ जंप किया है। कितने अंकों में हमने जंप किया 1 2 3 4 5 अंकों में जंप किया, 10⁻5 लगा दी। अगर हम पीछे से आगे जा रहे होते तो यहाँ पर माइनस की पावर लगाते, और ये 10⁻⁻8 यहाँ पहले से थी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2.4 गुणे 10⁻8 से 10⁻5 घट जाएगी, तो 10⁻−3, और आंसर हमारा मीटर में आ जाएगा। क्लियर है? शायद इतनी कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पर दूसरा कह रहा है दीप्त फ्रिंज की दूरी निकालो, तो दूसरे के अकॉर्डिंग XM। अब दीप्त फ्रिंज कह रहा है, द्वितीय दीप्त फ्रिंज, तो दीप्त फ्रिंज का फार्मूला डालेंगे m d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। m का मान कितना डाला 2, d का मान कितना हमारा है 80 इंटू 10⁻⁻2, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है 800 इंटू 10⁻⁹ अपॉन में स्मॉल डी की वैल्यू 0.4 इंटू 10⁻⁻3, यही तो थी। अब इसमें भी वही करते हैं, XM की वैल्यू निकालनी है 2 इंटू 80 इंटू 800, एक पास कर लिए, अपॉन में 0.4 एक जगह कर लिया। अब पावर वाली फिर से वही चीज़, 9 और 2 जुड़ जाएंगी, 10⁻−11 हो जाएगी, 10⁻−3 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+3 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, तो यहाँ बचेगा 20, 2 गुणे 20 गुणे 8000 गुणे 10⁻−11 से +3 घट जाएगी, 10⁻−8 बचेगी। अब इसकी गुणा कर ले, 2 दूनी 4 और 8 चक्कू 32, तो 32 ये हो गया, कितने 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 0 इसके बाद में लगा दिया, 10⁻−8 कर दिया।
अब हम क्या करेंगे, फिर पॉइंट यहाँ कतई आखिरी में मानेंगे और इसको उठाकर 3 और 2 के बीच में लाएंगे, तो 3.2 इंटू 10 की पावर कितने अंक पीछे आए, 1 2 3 4 5, 10 की घात +5 गुणे 10 की घात -8। अब इसको हल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3.2 गुणे 10 की घात -3 और आंसर किस में, मीटर में। तो ये दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी है केंद्र से, और ये दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी थी केंद्र से। ये अदीप्त वाले आंसर था और ये दीप्त वाला आंसर था। 2 चीज़ें और हमें इसी न्यूमेरिकल में निकाल लेनी है, क्योंकि एक ही न्यूमेरिकल है, इसमें हम ब्रॉडली समझ रहे हैं इसको। अगर बात करें तीसरे पोर्शन की, तो वो कह रहा है फ्रिंज की चौड़ाई भी निकालो। फ्रिंज की चौड़ाई मतलब W, और W का फार्मूला क्या होता है, d लैम्डा अपॉन स्मॉल t। ये फार्मूला होता है फ्रिंज की चौड़ाई का, W बराबर d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। अब हम मान यहाँ डालेंगे तो d का मान कितना हमारा है, पहले से हम लोग लिखते आ रहे हैं, 80 इंटू 10 की पावर -2। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 800 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन में स्मॉल d की वैल्यू कितनी है, 0.4 इंटू 10 की पावर -3। पावर पहले की तरह हम हल करेंगे, 80 गुणे 800 बटे में 0.4, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8, 20 आ गया यहाँ पर। अब 10 की घात -2 और -3 क्या हो गई, 10 की घात -9, 3 को ऊपर ले गए 10 की घात, तो 10 की घात +3 हो गया, 9 2 11 सॉरी। अब यहाँ 8 दूनी 16 और आगे कितने 0, 4 0, 3 0 यहाँ 1 0 यहाँ, तो 4 0, 8 दूनी 16, 10 की घात यहाँ बचा -8। पॉइंट आखिरी में मानेंगे, जब कहीं पॉइंट ना हो तो आखिरी में मानते हैं। यहाँ आए 1 और 6 के बीच में, तो क्या जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर कितने अंक जम किए, 1 2 3 4 5, 10 की घात +5 लग गया गुणे 10 की घात -8, तो घट जाएंगी 1.6 गुणे 10 की घात -3 मीटर। ये चौड़ाई आ गई, आपकी जो फ्रिंज बनेगी उसकी चौड़ाई आ गई। एक और पोर्शन है इसका, कह रहा है कि फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई निकालो। तो कोणीय चौड़ाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4th में थीटा बराबर होता है लैम्डा अपॉन स्मॉल d। फ्रिंज की जो कोणीय चौड़ाई है उसका फार्मूला बताया था आपको, तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू डालेंगे 800 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन में स्मॉल d की वैल्यू कितनी है, 0.4 इंटू 10 की पावर -3। तो 800 अपॉन 0.4 था, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा ऊपर, इंटू इस पावर को सॉल्व करेंगे, -3 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात -9 गुणे 10 की घात +3, -3 को ऊपर ले गया +3 हो गया। अब 4 से काट देंगे, दूनी 8, तो यहाँ क्या जाएगा 2000 गुणे 9 में से 3 गया तो 10 की घात -6। अब पॉइंट आखिरी में है तो इसको 3 अंक आगे जंप कराएंगे तो क्या जाएगा 2.0, और 3 अंक आगे जंप किए हैं तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 10 की घात +3 और ये 10 की घात -6 घट जाएगा तो क्या जाएगा 2 गुणे 10 की घात -3 मीटर। 2 को 2.0 भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, और 2 ही लिख सकते हो। तो ये चारों आंसर आ गए जो हमारे यंग के प्रयोग में पूछे जाते हैं। अगर आपने इसको एक एक पॉइंट करके देखा है तो हमें नहीं लगता कि इन चारों में से ऐसी भी कोई चीज़ है जो आप निकाल ना पाओ। बहुत ही आसान है, केवल कैलकुलेशन आपको खुद फोकस करके करनी है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे तभी न्यूमेरिकल आपको आसान लगेगा। तो आज के वीडियो में न्यूमेरिकल में जो हमने पढ़ा है केवल इतना पढ़ा है। अब इन न्यूमेरिकल्स को जो हमने केवल 5 न्यूमेरिकल देखे हैं, मगर हमने कोशिश की है न्यूमेरिकल के एक एक पॉइंट को आपको समझाने की। अब आप कोशिश करेंगे कि आपके पास जो नोटबुक है उसमें ऐसे जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको लगाने का प्रयास करने की। अगले वीडियो में हम कुछ और न्यूमेरिकल इसी चैप्टर से रिलेटेड आएंगे और डिस्कस करेंगे। वो न्यूमेरिकल कुछ और हाई लेवल के होंगे और अधिकतर बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। तो पहले आप प्रयास करेंगे जो हमने आज सीखा है इनको हम खुद लगाने का प्रयास करें।
क्या आंसर आता है हमसे नहीं, या कहाँ पर मिस्टेक है। जहाँ पर आपको मिस्टेक आ रही हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसके लिए हम कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन निकालने की अगले वीडियो में कोशिश करेंगे। मगर आपका काम अब ये है कि ये न्यूमेरिकल जो हमने समझाए हैं बिल्कुल ऐसे ही कुछ अन्य न्यूमेरिकल्स को आप खुद लगाने का प्रयास करें। जहाँ पर प्रॉब्लम आ रही हो आप कमेंट करो। जब अगली बार हम न्यूमेरिकल का टॉपिक लेंगे और इन न्यूमेरिकल्स के और कुछ न्यूमेरिकल हल करवाएंगे, तब हम आपको उसमें कुछ और ज़्यादा बेहतर समझाने का प्रयास कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ हम शामिल होंगे।